नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के इस न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर सीरीज यूजफुल है बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले डिफरेंट एग्जाम्स, खास करके जो आगामी 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए, बीएसएससी के आने वाले एग्जाम्स जैसे कि जो उसका सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, सचिवालय सहायक पोस्ट जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, बिहार एसआई के लिए, और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो वनडे के होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर मैं बात करूं इस सीरीज को बनाने में जिन सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया उसकी, तो इसमें हमने इस्तेमाल किया स्पेक्ट्रम की बुक को, साथ ही साथ हमने फैक्ट्स डाले हैं इसमें लूसेंट से, और अंत में हमने घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की बुक आती है उससे भी हमने डिफरेंट स्टेट पीसीएस में जो डिफरेंट एंगल से जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी चीजों को हमने इसमें इंकॉर्पोरेट किया है। हमने कोशिश किया है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है अभी क्वेश्चंस को पूछे जाने का, जिसमें कि अब क्वेश्चंस केवल सुपरफिशियल नहीं है बल्कि प्रयास किया जाता है कि कुछ तथ्यों के अंदर जाके भी कुछ रिलेटेड फैक्ट्स को भी पूछा जाए, या कुछ स्टेटमेंट को पूछा जाए, या कुछ बैकग्राउंड स्टोरी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाता है। उन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट इस लेक्चर सीरीज के अंदर किया जाएगा। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एडी सर हूं। मैंने 67 से लेकर 71 तक के सारे बीपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक किया है। अब मुझे लगता है कि मेरा ये अनुभव आप सबों के इन आगामी परीक्षाओं में सहायक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। क्योंकि हमारा जो डिस्कशन मॉडर्न हिस्ट्री का होता है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन के आगमन से स्टार्ट होता है, और ये यहाँ से होता हुआ फाइनली 1947 में जब भारत को आजादी मिलती है वहां तक चलता है सामान्य तौर पर। इस दौरान अगर हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन के पूरे आयामों को देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चंस अक्सर बनते रहे हैं जो हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके टाइमलाइन को देखें तो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली घटना है वो है 1453 में कैस्टोटिनोपुल नाम के एक शहर के फॉल से जुड़ी हुई है। हम आज देखेंगे कि ये शहर क्या है और इसका फॉल क्यों इम्पोर्टेंट है भारत के मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम देखेंगे 1498 में वास्को डी गामा नाम का एक यात्री है जो पुर्तगाल से भारत की यात्रा तय करता है। फिर 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है एक ऐसा फरमान जो इसके लिए एक ट्रेजर ट्रोव की जैसा, तुरुप का इक्का जिसको हम बोल सकते हैं, उस वैसा कुछ साबित होता है। फिर 1759 में बैटल ऑफ बेदारा होता है जिसमें इंग्लिश जो फोर्सेस जो है वो एक डिसाइसिव पावर सिद्ध हो जाती है अमंग ऑल द यूरोपियन। साथ ही साथ इसी टाइमलाइन में अगर हम देखेंगे तो 1947 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है जब हमारा देश आजाद हो जाता है, और 1961 जब अंतिम यूरोपियन पावर भी भारत से एग्जिट कर जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती क्यों है, क्यों हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन को पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करें तो 15th सेंचुरी वो समय है जब यूरोप में रेनेसा का दौर है, पुनर्जागरण का दौर है, और वहाँ कई प्रकार के परिवर्तन देखे जा रहे हैं सामाजिक आर्थिक रूप पे, सोशल इकोनॉमिक लेवल पर। तो उन परिवर्तनों का जो है प्रभाव यूरोप पे तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ विश्व के अन्य पार्ट पे भी पड़ता है, और भारत भी इससे छूता नहीं रह जाता है। अगर हम बात करें कि आखिर क्या ऐसी बात होती है जिसके चलते यूरोपियन कंपनियां भारत में आना प्रारंभ करती है, तो थोड़ा हम अगर इसके बैकग्राउंड को समझे तो अगर हम भारत और यूरोप के बीच ट्रेड रिलेशन को समझे तो ये रिलेशन जो है वो एंशियंट टाइम से रहा है। लेकिन एंशियंट टाइम से रहने के बावजूद भी इसमें जो एक इम्पोर्टेंट आयाम है इसका वो ये है कि ये ट्रेड रिलेशन हमेशा एक मिडिल मैन जो कि अरब्स थे उनके माध्यम से होता रहा था। यानी कि एक तरीके से बोले तो इंडिया और यूरोप का जो ट्रेड रिलेशन था वो एक तरीके से इनडायरेक्ट रहा है। लेकिन 15th सेंचुरी के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि इस इनडायरेक्ट ट्रेड रिलेशन को डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन में बदल देती है।
अगर हम बात करें उन घटनाओं की, तो उन घटनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो दो घटनाएं हैं जिनको हम एक तरीके से ट्रिगरिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, कि वो इन आगे आने वाली जो भी इवेंट्स है उनके ट्रिगरिंग फैक्टर्स है। अगर हम उस तरीके से देखें तो हमारे पास जो दो घटनाएं निकल करके आती हैं, उनमें पहला है, एक शहर है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनो। इस शहर पर एक नए साम्राज्य का आधिपत्य हो जाता है। ये शहर क्या है, कौन से साम्राज्य का इस पर आधिपत्य हो जाता है, कौन सा पावर, इंपीरियल पावर इस पर अपना कंट्रोल करती है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरा जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, सेकंड जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, वो ये होता है कि उस टाइम की जो उनका जो शिप मेकिंग है उसमें एक अभूतपूर्व डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वो कौन से डेवलपमेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिगरिंग फैक्टर हमने अभी जस्ट बोला वो था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये सबसे पहले तो समझते हैं क्या है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल बेसिकली एक शहर है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो टर्की नाम की कंट्री में आज एक शहर एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इस्तांबुल। इसी शहर का पुराना नाम कंस्टेंटिनोपल है। अगर हम इस्तांबुल के ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें तो मान लीजिए अगर यहाँ पर हमारा यूरोप है और यहाँ पर मान लीजिए हमारा एशिया है, या इसी एशिया के अंदर कहीं पर भारत भी एग्जिस्ट करता है, इंडिया भी हमारा है। तो ये जो दोनों का जो लैंड रूट था, ये जो इस दोनों को जोड़ने वाला जो लैंड रूट है, उसका जो कनेक्टिंग लिंक था वो यही शहर था। मतलब इस शहर से अगर आपको यूरोप से एशिया या एशिया से यूरोप लैंड रूट के थ्रू जाना है तो आपको इस शहर से होके ही गुजरना होता था। अगर हम बात करें जिस घटना के बारे में हम जिक्र करना चाह रहे हैं 1453 की, तो होता क्या है कि ये जो शहर था वो अर्लियर एक रोमन एम्पायर का ही एक, आपको पता होना चाहिए कि मिडाइवल टाइम्स में यूरोप के अंदर एक एम्पायर हुआ करती थी जो, जिसको हम लोग रोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं, रोमन एम्पायर के नाम से। और रोमन एम्पायर ही दो भागों में बटा हुआ था। तो इसका ही एक पार्ट जो इस शहर के को कंट्रोल करता था उसका नाम था बाइजेंटीन एम्पायर। तो बाइजेंटीन एम्पायर के कंट्रोल में ये शहर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे 14 का टाइम आता है तो उस टाइम तक क्या होता है कि इस शहर पर एक नए एम्पायर का कब्जा हो जाता है, जिस जिस एम्पायर का नाम था ऑटोमन एम्पायर। तो एक नए एम्पायर के कब्जा होने के चलते ये जो लैंड रूट था जो कि एशिया से यूरोप को कनेक्ट कर रहा था, उस वो लैंड रूट अब डिस्टर्ब हो जाता है। और इस लैंड रूट के डिस्टर्ब होने से क्या हो जाता है कि जो उस समय की जो भी चीजें जो इस रूट से होकर ट्रेड हुआ करती थी, वो सभी चीजों का जो प्राइस है वो अचानक से बढ़ने लग जाता है। जो भी प्राइस था वो अचानक से बढ़ता है, और ये जो प्राइस हाइक है, ये प्राइस हाइक ही जो है वो आधार बनता है एक तरीके से आगे आने वाले इवेंट्स का। उन्हीं ट्रेड आइटम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम हुआ करता था स्पाइसेस, जिसका की दाम अचानक से बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो ये जो इकोनॉमिक डिसबैलेंस कह लीजिए या जो इकोनॉमिक हार्डशिप डेवलप होती है, वो यूरोपियंस को ट्रिगर करती है कि एक नया सी रूट को सर्च किया जाए। तो ये जो नई सी रूट को सर्च करने का फिर एक वहाँ एक दौर शुरू होता है, जिसमें इनिशियली दो कंट्रीज जो इस सर्च रूट के लिए सबसे आगे आती है, उसमें एक तो होता है पुर्तगाल और दूसरा होता है स्पेन। ये दो कंट्री जो है वो इस सी रूट को ढूंढने के लिए सबसे आगे आती है। बेसिकली क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा और इसके बैकग्राउंड में पहुंचे, तो इन दोनों कंट्रीज यानी कि पुर्तगाल और स्पेन के बीच में एक ट्रीटी साइन होता है। तो उस ट्रीटी ऐसा अटलांटिक ओशियन में एक वर्चुअल डिवीजन एक क्रिएट करते हैं वो लोग, और उसके ईस्ट और वेस्ट ये अपने आप में बांट लेते हैं कि इसके ईस्ट में एक कंट्री पूरा का पूरा जो है नेविगेट करेगा, नए आइलैंड नए एरियाज को ढूंढेगा, नए इसकी रूट्स को ढूंढेगा, और दूसरा कंट्री जो है उस लाइन के वेस्ट में ढूंढेगा। ठीक है। और उस पर्टिकुलर मान लीजिए अगर ये आपका अटलांटिक ओशियन है, उसमें एक वर्चुअल लाइन है, तो उससे जो ईस्ट साइड था, ईस्ट के तरफ जो इसको मिला कि जो इसके साइड जो कंट्री नेविगेट करेगी वो कंट्री थी पुर्तगाल। वहीं इसके वेस्ट में जो कंट्री जिसको मिला वो थी स्पेन। अगर आप अटलांटिक ओशियन को देखेंगे ध्यान से, तो इसके ईस्टर्न साइड पे ही पूरा का पूरा अफ्रीका, यूरोप, सॉरी यूरोप नहीं, अफ्रीका और एशिया, इन सब का जो है ये सब कंट्री लाई करती है।
और इसके वेस्ट में जो है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये सब लाई करती है। इसलिए आप देखिएगा कि स्पेनिश कॉलोनीज जो है वो आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में मिलेगी अधिक, और आपको अफ्रीका और जो हमारा इंडिया वाला पार्ट या जो एशिया वाला पार्ट है, इधर आपको पुर्तगीज कॉलोनीज जो है वो इनिशियली देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा उनका मतलब ये पूरा का पूरा उनका नेविगेशनल प्लान आपस में था। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रिगरिंग फैक्टर्स की, तो जिसमें कि फर्स्ट ट्रिगरिंग फैक्टर तो एक शहर था कंस्टेंटिनोपुल, जो कि लिंक के तौर पे काम कर रहा है अफ्रीका और सॉरी अफ्रीका नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के बीच में। ठीक है, और उस शहर पर कब्जा हो जा रहा है किसका, एक नए एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर का, जिसके बाद ये जो ट्रेड रूट है वो डिसरप्ट हो जा रहा है। एंड देन आफ्टर एक आवश्यकता पड़ती है कि एक नए ट्रेड रूट को ढूंढा जाए, और उसके बाद फिर सबसे पहले कमान संभालते पुर्तगीज और स्पेनिश, और वो आपस में एक ट्रीटी करके और आपस में फिर वो जो है डिफरेंट सी रूट्स को ढूंढने के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसी में सेकंड ट्रिगरिंग फैक्टर उसी समय का है कि आखिर क्यों जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन 15th सेंचुरी से ही स्टार्ट होता है। तो उसका सेकंड चीज था नेविगेशनल ब्रेक थ्रू, का मतलब था कि इनिशियली जो शिप्स वगैरह डिजाइन होती थी, जो भी शिप्स थी, वो इनक्लोज्ड वाटर या काम वाटर छोटे एरियाज के लिए ये डिजाइन थी। छोटे शिप्स हुआ करते थे, बहुत हाई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था, तो वो लोग छोटी दूरियां तय करते थे। लेकिन नेविगेशनल ब्रेक थ्रू आने के बाद क्या हुआ, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज विकसित हुई, कुछ ऐसे शिप्स के मॉडल विकसित हुए जो कि न केवल लॉन्ग सी वोयाजेस के लिए थे, बल्कि सीज के अंदर जो डिफरेंट टाइप के जोग्राफिकल फेनोमेनन होते हैं, जैसे विंड बहुत तेज चलती है, इस तरीके की चीजें, उनको भी वो अपने नेविगेशन में इस्तेमाल करने लगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है एक कैरावेल, एक पुर्तगीज शिप थी, जिसका कि उस टाइम पर जो है एक नया टाइप की शिप थी, जिसको कि पुर्तगीज के द्वारा जो है इसको इन्वेंट किया गया, जिससे कि डीप सी वोयाजेस जो था वो बहुत ही आसान हो गया। अब वे लंबी दूरियां तय कर सकते थे। इसके अलावा एक वोल्टा डा मोर करके एक टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर। ठीक है, ये से इस वर्ड का मीनिंग अगर समझे तो इसका मतलब होता है टर्न ऑफ द सी। ठीक, ये बेसिकली एक सेलिंग टेक्नोलॉजी थी, जो कि मिड 1400 में पुर्तगीज के द्वारा ही इसको भी जो है इन्वेंट किया गया था। ध्यान रखिएगा ये दोनों कीवर्ड्स, क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं कि वोल्टा डोमोर क्या है या फिर कैरावेल क्या होता है। ठीक है, तो ये दो ट्रिगरिंग फैक्टर्स थे। अब इन ट्रिगरिंग फैक्टर्स का आउटकम क्या आया, क्या कॉन्सिक्वेंस आया, तो कॉन्सिक्वेंस ये आया कि फाइनली, चूंकि ये जो मैं अभी बता रहा था आपको कि पूरे ग्लोबली जो है पुर्तगीज और स्पेनिश अपने अपने नेविगेशनल वोयाजेस करना स्टार्ट कर दिए थे, बट अभी चूंकि हम इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम उन बातों पर अधिक फोकस करेंगे जो हमारे इंडिया से कनेक्टेड है। तो अगर हम देखेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम देखें तो ये जितने भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स के चलते जो नेविगेशनल ब्रेक थ्रूज हुए, उनसे जो सबसे बड़ा आउटकम निकल करके आया वो ये आया कि उन्होंने एक डिस्कवर किया एक नए सी रूट का, जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। जी हाँ, केप ऑफ गुड होप की अगर हम लोकेशन की बात करें, तो अगर आप अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है अफ्रीका महाद्वीप, इस तरीके का। और यहाँ पर सबसे सदर्न पार्ट में जो कंट्री है उसका नाम है साउथ अफ्रीका, और इस साउथ अफ्रीका के ही कोस्ट पर एक जो है एग्जिस्ट करता है एक शहर है जिसका नाम है केप टाउन। आप जानते हो कि वन ऑफ द कैपिटल भी है ये साउथ अफ्रीका की, केप टाउन। इसका नाम ही केप टाउन, इस शहर का नाम ही केप टाउन है। ठीक है, और एक सी रूट जो अभी डेवलप हुई, वो सी रूट, कलर चेंज कर लेते, वो सी रूट जो थी वो कुछ यहाँ से इस तरीके से होके जा रही थी, मतलब अफ्रीका के जो ये इंड है इसके चारों तरफ से होके गुजर रही थी। इसी सी रूट का नाम क्या था, केप ऑफ गुड होप। मतलब उस समय के यात्रियों के लिए एक तरीके से कहिए तो एक आशा की किरण जैसी थी। ठीक है, अगर इस सी रूट की हम बात करें तो जिस व्यक्ति को इस सी रूट को खोजने का क्रेडिट दिया जाता है, वो व्यक्ति भी पुर्तगाल से ही एक व्यक्ति थे, जिनका नाम था या है, चूंकि था ही बोलना चाहिए, वो अब जीवित नहीं है, तो उनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। तो वो जो है 1487 और 88 के टाइम पर जो है वो इस सी रूट को ढूंढते हुए जो है वो, जो कि सी रूट आपका सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका से होके गुजरता है, वो जो है इस रूट को वो ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जो जानने योग्य है वो ये है कि वो फिर भी इंडिया नहीं पहुंच पाते। ये ध्यान रखना है कि वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाते। वो सी रूट तो ढूंढ लेते हैं, बट बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो कभी भी भारत नहीं आ सका था। ये ध्यान रखना है अपने को, ये जो वो भारत नहीं आ सका था। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको।
तो यानी कि इस पूरे नेविगेशनल ब्रेक थ्रू का जो मेन आउटकम निकल के आता है वो एक सी रूट है, केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका के सदर्न टिप से होके जाता है। जिस व्यक्ति को इस इन्वेंशन का क्रेडिट दिया जाता है वो है बार्थोलोमियो डियाज, जिन्होंने कि 1487-88 के आसपास जो उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। तो इसको ध्यान रखेंगे कि इस रूट को किसने ढूंढा है। अगर आगे बढ़े तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पुर्तगीज एक्सपीडिशन की। ठीक है, तो एक अनदर पुर्तगीज व्यक्ति है, पुर्तगीज सिटीजन है, जिसका नाम है वास्को द गामा। वास्को डी गामा क्या होता है? तो ये व्यक्ति था जो बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा ढूंढे हुए रास्ते का इस्तेमाल करते हुए ये फाइनली इंडिया पहुंच जाता है। ये ध्यान रखना है, इसीलिए हम लोग इनको याद भी रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ पहुंचते हैं सबसे पहले? तो ये सबसे पहले पहुंचते हैं इंडिया में, एक जगह है कालीकट। कालीकट जिसको आज हम लोग कोझिकोड के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ पे पहुंचते हैं किस तारीख को? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बीपीएससी और अदर एग्जाम्स में आता है। 20 मई 1948 को ये यहाँ पहुंचते हैं। जब ये कैलिकट में पहुंचते हैं तो कैलिकट पे जो एक हिंदू किंग थे उनका वहां पे शासन रहता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, उनका नाम था जैमोरिन। ठीक है, ये एक हिंदू किंग थे। ठीक है, तो जैमोरिन नाम के वहां पे व्यक्ति है, वो उनको बहुत ही ज्यादा वेलकम करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि वास्को डी गामा जो भारत अपनी यात्रा कर पाते हैं, उस यात्रा में उनको एक गुजराती गाइड है जिनका उनको हेल्प मिलता है, उनका नाम था अब्दुल माजिद। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, अब्दुल माजिद। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? अब्दुल माजिद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिएगा, इस पूरे लेक्चर को बनाने का मेन मकसद यही है कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव बट क्रिस्प वे में उन सभी फैक्ट्स, उन सभी स्टेटमेंट, उन सभी इवेंट्स को कवर करें जिससे हमारा प्रीलिम्स के कोई भी क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन सके। तो ध्यान रखना इन पूरे बातों का जो सार है वो क्या है। तो इंडिया का जो फर्स्ट एक्सपीडिशन है वो वास्को डी गामा के नेतृत्व में हो जाता है। ठीक है, इसके थ्रू ही वास्को डी गामा, दैट मीन्स की पुर्तगीज लोग पहुंच गए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इंडिया के लिए सी रूट भी ढूंढा और भारत वो पहुंच भी गए। तो वास्को डी गामा इस तरीके से भारत आ जाते विद द हेल्प ऑफ गुजराती गाइड अब्दुल माजिद। अगर हम बात करें भारत में डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के आने की, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि किस ऑर्डर में वो आए थे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहली कंट्री जो आई थी वो था पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगीज वहां के नागरिक हो गए। देन आफ्टर जो अगली कंट्री आती है वो कौन है? वो डच। ठीक है, डच, जिसको कि हम लोग नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं या हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। देन आफ्टर फिर इंग्लिश आए, इंग्लिश के बाद फिर डेनिश आए, डेनिश यानी कि डेनमार्क के लोग, और डेनमार्क, और सबसे लास्ट में कौन आए? फ्रेंच। क्या इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुर्तगीज लोग जो सबसे पहले आए, कब आए भाई? 1498 में आए, बट ये सबसे लास्ट में गए भी, यानी कि पुर्तगीज लोग सबसे पहले आने वाले भी थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी थे। ये ध्यान रखिएगा। अक्सर क्या होता है मॉडर्न हिस्ट्री में, हम लोग भारत की आजादी जो 1947 में हो जाती है, ठीक है, तो वहां से हम लोग यही सोचते हैं कि इंग्लिश ही थी जो अंतिम पावर थी जो गई। ठीक है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट भी और सबसे पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी रहा इंग्लिश का। चलिए, तो अब हम लोग अ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम लोग यूरोपियन कंपनीज या यूरोपियन कंट्रीज के इंडिया आने के क्रम को या इंडिया आने का जो उनका ऑर्डर है उसको पढ़ते हैं, तो एक शब्द हमको पूरा इस पूरे जर्नी में जो है वो बार बार दिखता है, वो दिखता है फैक्ट्री। एक वर्ड आते रहता है हमेशा, फैक्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे आप वर्ड सुनते होंगे कि भैया ब्रिटिश ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई या पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री कहाँ थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि ये फैक्ट्री क्या है। क्या ये वही फैक्ट्री है क्या जो हम आज देखते हैं अपने आसपास, जो डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज है, क्या वो ये फैक्ट्री है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट कि वो जो उस समय की जो फैक्ट्री थी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, जो आज की फैक्ट्रियां होती है जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो फैक्ट्री का जो सेंस आज का है वो उस टाइम पर नहीं था। तो फिर प्रश्न उठता है कि फैक्ट्री फिर थी क्या? तो फैक्ट्री जो थी वो उस टाइम पर उनका ट्रेडिंग पोस्ट या वेयर हाउस था। ये उनका एक तरीके से लोकल ऑफिस के जैसा काम करता था, जहां पर कि वो अपना ट्रेड रिलेटेड सारा वर्क हैंडल करते थे, या जो भी सामान वो खरीदते थे ट्रेड पर्पसेस के लिए उसको वहां पे वो जो है गोडाउन के जैसा वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये जो फैक्ट्री होती थी इसको हेड करते थे एक लोकल ऑफिसर, जो उनकी के द्वारा अपॉइंट होते थे, उनको बोलते थे फैक्टर। जो कि बेसिकली टेक्निकली क्या होते थे,
कॉमर्शियल एजेंट होते थे। शायद ये फैक्टर वर्ड से ही ये फैक्ट्री भी आया है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। आगे अगर हम लोग देखें कि यूरोपियन फैक्ट्रीज की अगर हम बात करें इंडिया में कि कौन कौन सी जो है यूरोपियन मतलब कि डिफरेंट जो कंट्रीज आती है, वो सबका जो है फर्स्ट मतलब कि फैक्ट्री कहाँ पर डेवलप होता है, अगर इसको हम लोग देखना स्टार्ट करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज की जो फैक्ट्रीज है वो अलग अलग टाइम पर आपको दिखेगी कि कहाँ पे किसका फैक्ट्री जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुर्तगीज की। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा सीरीज में यहाँ पे कंट्री का नेम भी लिखना चाहिए था, कोई नहीं, मैं इसको स्टार्ट कर सुधार देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो कंट्री वाइज इसको मेंशन करना चाहिए था। देखिए तो ये जो कैलिकट आप देख पा रहे हैं ये किसकी फैक्ट्री थी, तो ये पहली फैक्ट्री थी पुर्तगीज की, पुर्तगीज लोगों की फैक्ट्री थी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। पुर्तगीज की जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पे खुली थी, कैलिकट में खुली थी और 1500 में खुली थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बट ये फैक्ट्री किस नेचर की थी, टेम्परेरी थी। अगर हम बात करें पुर्तगीज के पहले परमानेंट फैक्ट्री की तो वो कब खुली है, तो वो खुली कोचीन में खुली है। ठीक है, ध्यान रखना है, कोचीन में खुली है। कब खुली है, तो ये परमानेंट फैक्ट्री खुली थी आपको 15, ठीक है 15 में। ठीक है, पुर्तगीज क्या देखिए, जो हम लोग सीरीज अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पुर्तगीज आए, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंपनी कौन थी, डच आई। ठीक है, डच के बाद फिर इंग्लिश आए, इंग्लिश के बाद फिर कौन आए, फिर डेनिश लोग आए, डेनिश के बाद फिर लोग फ्रेंच लोग आए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सीरीज है। तो पुर्तगीज का तो हमारा हो गया कि फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री कहाँ पर है, कैलिकट में, और फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पर है, कोचीन में। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि टेम्पररी कहाँ था और परमानेंट कहाँ था, तो परमानेंट वाला कहाँ पर है, कोचीन में, टेम्पररी वाला कैलिकट। ठीक है, जो क्वेश्चंस बनेगा मैं कोशिश करूंगा उन पॉइंट्स पर ज्यादा जोर देने की, ताकि आपको भी वो चीजें एकदम क्लियर हो और एग्जाम में जब वो पूछा जाए तो कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंट्री है हमारी इस सीरीज में वो है डच। डच की अगर हम बात करें तो डच की जो पहली फैक्ट्री खुली थी वो कहाँ खुली थी, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कहाँ खुली थी, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में देखिए अभी दो डेट है, इरर है यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये 1605 में जो है वो डच की जो है वो पहली फैक्ट्री खुलती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। डच के बाद जो अगली कंपनी है जो यूरोपियन कंट्री वो है आपकी इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंग्लैंड या इंग्लिश या ब्रिटेन जो बोल लें। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट फैक्ट्री खुलता है वो कहाँ खुलता है, वो खुलता है आपका सूरत। ठीक है, सूरत में कब खुलता है भाई, तो 1613 में खुलता है। थोड़ा सा ये थोड़ा इसमें एरर है, 16 में जो है पहला फैक्ट्री ब्रिटिशर्स का खुलता है, ये ध्यान रखना है हम लोग को। कहाँ पे खुलता है ये, तो ये खुलता है सूरत। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगली जो हमारी कंपनी है, जो मतलब कंट्री है, बेसिकली कंपनी और कंट्री में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि जो भी कंट्रीज थी बेसिकली उस कंट्रीज की एक कंपनी यहाँ पे आई थी जो ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसको हम लोग कॉमनली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही संबोधित करते हैं। जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में चल करके सबसे पावरफुल और सबसे डिसाइसिवली बाकियों पर ओवरटेक कर जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इफेक्टिव सिद्ध होती है। इसलिए कॉमनली जब ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं तो हम यही समझते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, बट ऐसा नहीं है। हर कंट्री का अपना अपना ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने स्टार्ट करा था। जो लोग भी भारत और इसके आसपास के क्षेत्र में ट्रेड करने के पर्पज से मतलब आए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हो गया। अगला जो कंट्री है या कंपनी थी वो थी डेनिश। डेनिस ने जो अपना पहला फैक्ट्री खोला था वो कहाँ पर खोला था, ट्रेंक्यूबार में, ये ध्यान रखना है, डेनिस। ठीक है, तो डेनिस ने अपना पहला जो फैक्ट्री कहाँ खोला था, ट्रेंक्यूबार में। ठीक है, उसके बाद जो अगली कंपनी है वो थी फ्रेंच। ठीक है, ध्यान ये रखना है, और इस पे बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि इंग्लैंड ने भी अपना पहला फैक्ट्री जो है वो सूरत में खोला था 1613 में, और इसी शहर में आपको 1668 में, ठीक है 1668 में फ्रेंच ने भी अपना फर्स्ट फैक्ट्री खोला था। ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है लेकिन अपने को बिल्कुल क्लियर रखना है कि कौन से हर कंट्री के द्वारा जिस ऑर्डर में वो कंट्री इंडिया आती है उन सब का पहला पहला जो है मतलब कि कहाँ पर फैक्ट्री खुला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद इसी सीरीज में अगर हम देखें तो फ्रेंच है, डेनिश है, इंग्लिश है, फिर सॉरी फ्रेंच है, डच है, इंग्लिश है, डेनमार्क है, उसके बाद फिर
सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, पुर्तगीज है सबसे पहले, देन आफ्टर फिर आपका जो है डच है, फिर इंग्लिश है, फिर डेनिश है, फिर फ्रेंच है, और इसके बाद भी एक और कंट्री भारत आई थी जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत छोटा सा टेन्योर उनका था, वो थी स्वीडिश। ठीक है, तो स्वीडिश लोग भी भारत आए थे और उन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, और वो फैक्ट्री कहाँ खोली थी? पोर्टो नोवो में खोली थी। ठीक है, यहाँ पे कौन से कंपनी थी? स्वीडिश। यानी कि स्वीडिश लोग कहाँ से थे? तो ये स्वीडन से थे। तो ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा कम आपको आमतौर पर मिलेगा, बट इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे यूरोपियन जो भी कंपनीज आई थी भारत के अंदर उसको उसी ऑर्डर में, और उसका फर्स्ट जो है हमने फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर देख लिया हमने, फैक्ट्री के मतलब को ऑलरेडी समझ लिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें ईस्ट इंडिया कंपनीज की, ठीक है, जो मैं अभी जस्ट बोल रहा था आपको ईस्ट इंडिया कंपनीज की, तो ध्यान रखना ये कॉमन टर्म है, ये सभी कंट्रीज का अपना अपना ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है बेसिकली, जब कोई भी यूरोपियन कंट्री, ठीक है, यूरोप से अगर वो भारत आ रही है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या कर रही है? वो अपने अपने देश में अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कर रही है। ठीक है, एंड देन आफ्टर फिर वही ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है वो भारत आ रहे हैं। तो होता क्या है, दो चीजें हो जाती है। एक तो क्या कि डिफरेंट यूरोपियन जो कंट्रीज है, जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, वो भारत किस ऑर्डर में आ रही है, और उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनीज है उनका एस्टेब्लिशमेंट का ईयर क्या है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी मतलब ऑर्डर का थोड़ा सेम नहीं है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है दोनों ही ऑर्डर, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले अभी जो डिफरेंट कंट्रीज इंडिया आई थी उसका ऑर्डर हमने देख ही लिया था। क्या था वो ऑर्डर भाई? तो वो ऑर्डर था हमारा, सबसे पहले आई थी पुर्तगीज आई थी, देन आफ्टर फिर आई हमारे यहाँ डच, उसके बाद फिर अगली आती है हमारी इंग्लिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। ठीक है, और फिर लास्ट में सबसे लास्ट में कौन आती है? स्वीडिश। ये था हमारा उन कंपनीज का भारत आने का ऑर्डर। लेकिन अगर हम बात करें उनके ईस्ट इंडिया कंपनीज के स्टैब्लिश होने का ऑर्डर, तो वो ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? तो उसको देख लेते हैं एक बार जरा सा। तो वो ऑर्डर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जो कि 1600 में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है जो 1600। इससे पहले एक और है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, जो यहाँ मेंशन नहीं है। वो 1498 में ही पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी में पीसी लिख देता हूँ, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1498 में स्टैब्लिश हो जाता है। देन आफ्टर आपका इंग्लिश वाला ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में स्टैब्लिश होता है, एंड आफ्टर दैट डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 में होता है। वीओसी नहीं होगा, ये ईआईसी होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड देन आफ्टर फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में हो जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका 16 में होता है, सॉरी 1664 में हो जाता है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 17 में होता है। ठीक है, 33 नहीं है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इंडिविजुअली हर एक कंट्री का, कि हर कंट्री का इंडिया में आने का सफर किस प्रकार से रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस सीरीज में जो सबसे पहला कंट्री है वो है आपका पुर्तगाल। फर्स्ट कंट्री क्या है आपका? पुर्तगाल। ठीक है, और पुर्तगाल से भाई सबसे पहले कौन आ रहा है? तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, वास्को डगामा आते हैं भारत। ठीक है, वास्को डगामा की अगर इंडिया में हम देखें, इसके इनके वॉयज को देखें, तो सबसे पहली बार ये 1498 में कहाँ पहुंचते हैं? कैलिकट में पहुंचते हैं। किसकी सहायता से पहुंचते हैं? तो एक गुजराती गाइड है अब्दुल माजिद। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर हम वास्को डी गामा के भारत आने के पूरे सीरीज को देखें, तो वो केवल 1498 में एक बार नहीं आते, बल्कि दूसरी बार फिर वो आते हैं 1501 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1501 में वो फिर से आ जाते हैं यहाँ पे मतलब भारत में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उनके इन यात्राओं के बाद जो पुर्तगीज लोग हैं उनकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो है वो इन शहरों में खुलती है, कैलिकट में, कोचीन में और कैनेनोर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैंने भी बताया भी था सबका जो आपका पुर्तगाल का जो पहला टेम्पररी फैक्ट्री था वो खुला था कैलिकट के अंदर, और परमानेंट फैक्ट्री जो था वो कहाँ खुला था? आपका जो है कोचीन के अंदर खुला था। ध्यान रखना है दोनों ही फैक्ट्रीज को, टेम्पररी और आपका परमानेंट वाले को। ठीक है, पुर्तगीज अगर हम देखें ट्रैवलर्स में, तो वास्को डिगामा के बाद जो नेक्स्ट व्यक्ति भारत आते हैं वो आते हैं पेड्रो एल्वेरिस कैब्राल। ठीक है, ये ध्यान रखना, कैब्राल भी से भी आप ध्यान रख सकते हैं, पेड्रो एल्वेरिस कैब्राल। ठीक है, ये आते हैं आपके 1500 में ही भारत आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और यही वो व्यक्ति है जो फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री ओपन करते हैं, कहां पर? कैलिकट में।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर बाद में चल करके आपका जो है परमानेंट फैक्ट्री बनता है कोचीन के अंदर। ठीक है, और जैसे ही पुर्तगीज भारत आते हैं तो इंडिया के सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, और जो भी इनपुट्स वास्को डी गामा के द्वारा, ठीक है, या फिर पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के द्वारा, ठीक है, वहां के कंट्री में जो भी उनके किंग है उनको दिया जाता है, उसके आधार पर फिर वो आगे की स्ट्रेटेजीज तय करते हैं। और उन्हीं स्ट्रेटेजीज के तहत अब पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने यहाँ पर एक लोकल हेड्स को नियुक्त करती है, जिनको कि गवर्नर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे पुर्तगीज गवर्नर्स। ठीक है, तो पुर्तगीज गवर्नर के अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो गवर्नर थे पुर्तगाल के, जिनको इंडिया में अपॉइंट किया गया था, वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसको कौन अपॉइंट कर रहे हैं, तो इनको अपॉइंट कर रहे हैं किंग ऑफ पुर्तगाल। ठीक है, तो किसको अपॉइंट किया उन्होंने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। ठीक है, और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो अपने एक काम के लिए बहुत अधिक जाने जाते हैं, वो क्या है, वो इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या है वो, ब्लू वाटर पॉलिसी। अगर हम बात करें ब्लू वाटर पॉलिसी की, तो इसको हम करटैज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगर इसके डिटेल में समझने का प्रयास करें तो ये बेसिकली क्या था, तो ये बेसिकली ये था कि इंडियन ओशियन, चूंकि आपको पता है भारत अगर हम मैप को देखें तो कुछ इस प्रकार का है, और इस साइड में क्या है हमारा भाई, इंडियन ओशियन है यहाँ पर, इस जगह पर, ये इस जगह पर। ठीक है, तो अगर भारत को किसी को एंट्री लेना है तो वो उसको थ्रू इंडियन ओशियन ही आना होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत क्या हुआ कि पुर्तगीज लोगों ने इंडियन ओशियन पर अपना एक तरीके से कंट्रोल स्थापित कर लिया। और अगर किसी भी कंट्री को ये इंडियन ओशियन को यूज करना होता था भारत आने के लिए, तो उनको एक सॉर्ट ऑफ क्या करना पड़ता था, एक सॉर्ट ऑफ नेवल ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता था, नेवल ट्रेड लाइसेंस। ठीक है, लेकिन नेवल ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता था, उसी को क्या बोलते थे हम लोग, करटाज बोलते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एक पॉलिसी ने क्या किया, इन्होंने इंडियन ओशियन पर जो है पुर्तगीज सुप्रीमेसी को एक तरीके से स्टैब्लिश कर दिया। तो ये किसके टाइम पर हो रहा है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के टाइम पर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो व्यक्ति अपॉइंट होते हैं एज ए गवर्नर, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है उनका, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, और अगर इनके बारे में बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ वो ये है कि इनको ही रियल फाउंडर कहा जाता है। किसका, तो इंडिया में जो पोर्चुगीज एम्पायर है उसका रियल फाउंडर किनको माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। क्यों माना जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने भारत में इनके एक परमानेंट, कहिए तो एक टेरिटरी इन्होंने जो है वो एक मतलब कि एक्वायर किया। कौन सा टेरिटरी थी, वो थी गोवा, जिसको कि इन्होंने 1510 में उन्होंने इसको एक्वायर किया। और ध्यान रखिएगा जब ये अभी एक्वायर करेंगे गोवा को, तो ये छूटेगा कब, 1961 में, जब भारत से फाइनली पुर्तगीज पावर जाएगी। ठीक है, और इन्होंने किससे इसको एक्वायर किया था, तो ये भी ध्यान रखने का बात है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। ये क्या था, इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सुल्तान ऑफ बीजापुर से, जो उस समय कौन थे, वो थे यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा इनके इंपॉर्टेंट एक और वर्क है जिसको आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने उस समय पर सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, सती प्रैक्टिस को बैन किया था, कहाँ पर, गोवा के अंदर इन्होंने बैन कर दिया था। ठीक है, अब ऐसे अगर सती प्रैक्टिस को अगर बैन करने के लिए बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट। ठीक है, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस पे भी, एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट है, जो कि कब का है, 1829 का है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर इस एक्ट को जो है वो किस जो है गवर्नर के शासनकाल में ये एक्ट आया था, और कौन से इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने इस एक्ट को लाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। उसके बाद अगर हम देखें अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में आगे देखें, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पोर्तुगीज गवर्नर थे उनका नाम था नीनो द कुन्हा। ठीक है, नीनो द कुन्हा। इनके टाइम पर जो इंपॉर्टेंट वर्क देखे तो सबसे पहले तो क्या हुआ था कि आपको ध्यान होना चाहिए कि पुर्तगीज ने जो अपना परमानेंट फैक्ट्री था वो कहाँ पर बनाया था, वो बनाया था उन्होंने कोचीन में। ठीक है, कोचीन में उन्होंने बनाया था। तो इनके टाइम पर जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो ये था कि इनका एक, यार मैंने आपको बताया था कि जो फैक्ट्रीज होती थी वो एक तरीके से क्या था,
तो इनका लोकल हेडक्वार्टर के जैसा था। तो इन्होंने क्या किया, कोचीन से हेडक्वार्टर को शिफ्ट कहाँ कर दिया, गोवा में। यानी कि जो पुर्तगीज टेरिटरी या एम्पायर जो भी कह लीजिए भारत में था, उसका कैपिटल कहाँ बन गया, गोवा बन गया। और ये कब वो बनाते हैं, 1530 में। ये ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा इन्होंने जो है दीव, जो दमन एंड दीव है उसका दीव, और बेसिन एक आइलैंड है, ठीक है। जब आप आगे पढ़िएगा हिस्ट्री में, जब हम लोग और डिस्कशन करेंगे तो पता चलेगा जो बेसिन है ये बेसिकली आज का जो बॉम्बे है या मुंबई है, ये बेसिकली उसी से जुड़ा हुआ जोग्राफिकल पार्ट है, ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम पर, अपने टाइम पर दीव और वेसिन को भी इन्होंने कॉन्कर किया था, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ निन्नो द कुन्हा के टाइम पे ही जो पुर्तगीज लोग थे वो कहाँ पहुंचे, बंगाल में पहुंचे। कहाँ पहुंचे वो लोग, बंगाल में। और बंगाल में पहुंच के उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया था, तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था हुगली में, ठीक है। मैं जो जितनी भी बातें, सब में छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, काइंडली आप लोग इस लेक्चर के साथ ही नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपका छोटा छोटा चीज भी ना छूटे, ठीक है। और अगर हम आगे देखें, पुर्तगीज को देखें हम बंगाल में, देखिए ये ध्यान रखिए कि अभी हम जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इंडिया की, ठीक है। और इंडिया में भी चूंकि हम लोग बिहार या बिहार बेस्ड एग्जाम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बिहार पार्ट रहा है किसका, बंगाल का। तो जब तक बिहार का एग्जिस्टेंस नहीं आएगा, यानी कि हिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो 1912 में बिहार जो है वो अलग स्टेट बनता है, आपको पता होना चाहिए, मतलब बिहार अलॉन्ग विथ उड़ीसा, ठीक है। तो उसके पहले पहले जितनी भी बातचीत या जितनी भी इवेंट्स बंगाल में होती है वो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग बंगाल पर स्पेशल फोकस करते हैं अपने पूरे स्टडी के दौरान भी, और हमारा सिलेबस भी कुछ इसी प्रकार से। तो अगर हम बात करें पुर्तगीज इन बंगाल की, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बंगाल बेसिकली क्या था, ठीक है। जब पुर्तगीज की बात हो रही, दैट मीन्स हम लोग किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें 15th और 16th सेंचुरी की, ठीक है। तो उस टाइम पर भारत में किसका शासन है, तो उस टाइम पर भारत में मुगल एम्पायर है, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल पावर है उसमें कौन है भाई, तो उसमें मुगल लोग हैं, वो जो सेंट्रल पावर में, ठीक है। तो 16th सेंचुरी के दौरान क्या चल रहा है, तो बंगाल क्या है, वो मुगल एम्पायर के अंदर एक सूबा है, ठीक है। और सूबा को हेड कौन करता है भाई, तो सूबा को हेड करेंगे सूबेदार, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी सूबा के अंदर कोई भी काम करना है तो आपको किससे परमिशन लेना होगा, सूबेदार से। तो बंगाल के जो उस टाइम पे सूबेदार थे उनका नाम था गियासुद्दीन, ठीक है, गियासुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। ये ध्यान रखना है हम लोग को। तो उस टाइम पर कौन बंगाल के सूबेदार थे, गियासुद्दीन महमूद शाह। और इन्हीं से जो है परमिशन लेकर के वो जो है पुर्तगीज लोग जो है वो अपनी फैक्ट्रीज खोलते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज को खोलते हैं, कहाँ पर खोलते हैं भाई, तो दो जगह है, वो है एक है आपका सतगांव, ठीक है, सतगांव, और दूसरा है चटगांव, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सतगांव और चटगांव, ठीक है। तो दो जगहों पर जो है वो अपनी फैक्ट्रीज को ओपन करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये हो गया। और आगे चल करके फिर फर्दर अगर हम बात करें पुर्तगीज के बंगाल में अपने सफर की, तो 1632 में क्या होता है कि मुगल, जो भी वहाँ के मुगल ऑफिशियल्स थे उनके साथ में जो है कुछ उनकी अनबन होती है, कुछ चीजें ठीक से नहीं चल पाती है। तो फाइनली शाहजहां जो है वो उनके जो भी सेटलमेंट्स थे उन पर वो अटैक कर देते हैं। और 1632 में ऑफिशियली जो है पुर्तगीज जो है वो बंगाल से उनको एक तरीके से, आप कहिए तो वो वहां से उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहीं पर एक छोटा सा जो मतलब क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इसी दौरान पुर्तगीज लोग इस माहौल में क्या करते हैं, वो लोग कि वो लोग जो है हुगली के एरिया में क्या करते हैं, हुगली और इसके आसपास जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है, यहाँ पर ये लोग समुद्री लुटेरा बन जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि उस टाइम पर जो 16th सेंचुरी में कौन जो यूरोपियन पावर थी वो मतलब कि बे ऑफ बंगाल में, मतलब कि एक तरीके से कहिए तो सी के एरिया में जो है वो मतलब कि लूटपाट करती थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो पुर्तगीज के बारे में अगर हम थोड़ा कुछ अलग से समझने की कोशिश करें, जो प्रीलिम्स के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एक्स्ट्रा एज अगर हम इसको बोलें, तो उसमें आपका एक दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि पुर्तगीज जो थी वो सबसे पहले आने वाली पावर थी और जाती सबसे लास्ट में, ठीक है। और अगर हम बात करें पुर्तगाल या पुर्तगीज गवर्नर की, ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा थोड़ा कि जो गोवा वाला पार्ट है वो जब उनके कब्जे में आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे उनके अपने गवर्नर काम करते हैं, गवर्नर जनरल अपने काम करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से क्वेश्चन ये बनता है कि पुर्तगीज गवर्नर जनरल कौन थे, कब, दो टाइम पर। एक तो 1947 के टाइम पर कौन है,
ठीक है, और दूसरे 1961 में जब पुर्तगाल भारत से जाता है तब कौन। तो अगर हम बात करें 1947 की, तो उस टाइम पर जो पुर्तगीज गवर्नर जनरल है, ठीक है, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था जॉश, ठीक है, जॉस फरेरा बोसा, जॉस फरेरा बोसा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। और अगर आप देखिएगा जब 1961 में जब पुर्तगीज एग्जिट होता है उस टाइम पर कौन है गवर्नर जनरल ऑफ, कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ गोवा की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उस टाइम पर कौन है, तो उस टाइम पर है मैनुअल, ठीक है, मैनुअल एंटोनियो बसालो ई सिल्वा, ठीक है, डी सिल्वा नहीं ई सिल्वा है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा जो है पुर्तगीज का सफर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करें हम लोग, अगर पूरे जो है पुर्तगीज के पूरे सफर को अगर शॉर्ट में हमने अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 1498 में जो है उनका अराइवल होता है, 1510 में जो है वो गोवा को एक्वायर करते हैं, 1530 में वो अपने कैपिटल को गोवा में शिफ्ट करते हैं, और 1961 में फाइनली वो एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये फर्स्ट टू कम है और लास्ट टू लीव है। और जब वो भारत छोड़ रहे हैं तो उस टाइम पर कौन है भाई, वसालो ई सिल्वा या मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा, ठीक है, ये वहां के गवर्नर जनरल है। इनका टेन्योर 1958 से लेकर 1960 तक था, ये आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए, अब है कि पुर्तगीज का एक बॉम्बे कनेक्शन भी है, ठीक है, वो कैसे कनेक्शन है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि फिल्म्स में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि चार्ल्स सेकंड जो है वो ब्रिटेन के, ठीक है, वो ब्रिटेन के क्या थे, वो वहां के किंग थे, ठीक है। इनका जो मैरिज है वो हो जाता है कैथरीन से। कैथरीन कहाँ की थी, पुर्तगाल की जो है वो राजकुमारी थी, वहां की प्रिंसेस थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रिंसेस थी। तो इन दोनों का मैरिज हो जाता है, और मैरिज में क्या होता है, जो डॉरी, आप जानते हैं, डॉरी के तौर पर जो है उनको बॉम्बे का शहर जो 1662 में जो उनको बॉम्बे का शहर मिलता है, ठीक है। भले ही वो लोग शादी एक पुर्तगीज और एक ब्रिटिश व्यक्ति में हो रहा है, बट दहेज में क्या दिया जा रहा है, एक इंडियन सामान को दिया जा रहा है, फ्री का सामान सबको अच्छा लगता है। तो इंडिया जो है बॉम्बे को एज ए डॉरी कौन दे देता है, पुर्तगाल दे देता है, किसको, ब्रिटेन को दे देता है। अब ब्रिटेन को जो ये सामान मिलता है, मतलब जो बॉम्बे मिलता है, अब इसका तो वहां की किंग को डायरेक्ट यूज तो है नहीं, तो वो क्या करती है, तो जो ब्रिटेन के जो किंग है वो इसको रेंट कर देती है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कितने रुपए पर करती है, बहुत ही छोटे से रकम पर। आज के समय से ये छोटा रकम लगता है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये ठीक ठाक रकम है। क्या था भाई, तो ये था 10 पाउंड पर ईयर, ठीक है, ये भी डेटा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 10 पाउंड पर जो है पर ईयर के, मतलब कि रेंट पर इसको जो है, ये जो बॉम्बे का जो टाउन है, जिस टाइम पर बॉम्बे के नाम से उस समय शायद नहीं जाना जाता था, ठीक है, तो वो पूरा जो है इसको दे दिया जाता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें पुर्तगाल के कंट्रीब्यूशन की, कि जो आज का जो इंडिया है इसमें कौन सी वो चीजें हैं जिसका क्रेडिट जो है पुर्तगीज लोगों को दिया जाता है, या उस टाइम पर कौन से ऐसे डेवलपमेंट हुए थे जिसके लिए क्रेडिट जो है पुर्तगाल को दिया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे फैक्ट्स है, बट ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज था, वो था कैनन ऑन शिप, ठीक है। पहले जहाजों का इस्तेमाल केवल और केवल यात्राओं के लिए किया जाता था, सी वॉयाजेस के लिए किया जाता था, बट ये लोग पहले लोग थे, इन्होंने कि शिप पर क्या लगा दिया भाई, तो कैनन लगा दिया, ठीक है, ताकि अब जो है जहाज के बेसिस पर भी लड़ाई कर पाए, मतलब एक तरीके से ये शॉर्ट ऑफ नेवी बना दिया उसको, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट उनका कंट्रीब्यूशन है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है उनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे क्रॉप्स भी हैं जो इंडिया में आज घरों में बहुत आम सी चीजें हैं, लेकिन ये चीजों का भी क्रेडिट पुर्तगीज लोगों को दिया जाता है, जिसमें एक तो आपका पाइन एप्पल है, एक आपका काजू नट है, पोटैटो, जी हाँ, हर सब्जी की जान, ठीक है, उसके बाद फिर आपका टोमेटो, ठीक है, उसके बाद चिली, और उसके बाद फिर कैप्सिकम, ठीक है। ध्यान रखिए कैप्सिकम को हम लोग शिमला मिर्च बोलते हैं, भले ही नाम में शिमला है, बट ये आया कहाँ से, पुर्तगाल से आया है, ठीक है। चलिए, पुर्तगाल के बाद जो नेक्स्ट कंट्री इंडिया आती है उसका नाम था डच, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डच एक्सपीडिशन को। और हम लोग डच एक्सपीडिशन को देखें तो सबसे पहली बार जो इंडिया या इंडिया के आसपास के रीजन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके आसपास के रीजन में देखें तो सबसे पहला जो डच एक्सपीडिशन था वो आया था 1596 में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन के नेतृत्व, ठीक है। तो कॉर्नेलिस डी हाउटमैन कहाँ पहुंचे थे, तो ये पहुंचे थे
सुमात्रा के रीजन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सुमात्रा और बेंटम, ये दोनों ही रीजन मुझे लगता है आज के इंडोनेशिया और इसके आसपास का रीजन है, इंडोनेशिया और इसके आसपास का रीजन है। तो वहां पे ही ये पहली बार जो है मतलब पहुंचे थे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें डच के फैक्ट्रीज की इंडिया में, तो जो सबसे पहली फैक्ट्री थी वो डच अपनी कहाँ बनाते हैं, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम के बाद अगला फैक्ट्री बनाते हैं वो पुलिकट में, ठीक है। और पुलिकट के बाद अगला फैक्ट्री कहाँ बनाते हैं वो, मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ। फर्स्ट फैक्ट्री हो गया मसूलीपट्टनम, सेकंड फैक्ट्री हो गया आपका पुलिकट, थर्ड फैक्ट्री हो गया आपका सूरत में, ठीक है। और अगर हम आगे देखें तो चूंकि मैं बता रहा था कि अगर कोई भी हमको हिस्ट्री में चीज पढ़ रहे तो हम दो चीजों पर फोकस करेंगे, किस पर, बंगाल पर, कि बंगाल में क्या है, क्योंकि बंगाल बिहार के अंदर था। और अगर बिहार में भी कुछ आगे चल के करते हैं तो उस पर भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो भी बिहार के एग्जाम से हर एक कोई भी यूरोपियन एक्सपेडिशन हो रहा है तो उसमें बिहार कहाँ है, बंगाल का है, इस पे हमें जरूर ध्यान देना है। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है चिंसूरा, ये बेसिकली एक जगह है कहाँ पर, बंगाल, ठीक है, ध्यान रखना है अपने को, ये कहाँ पर है, बंगाल में है। तो बंगाल में जो है कौन फैक्ट्री बनाता है, डच बनाते हैं, यानी कि फर्स्ट डच फैक्ट्री इन बंगाल कहाँ पर था, तो चिंसूरा में था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चल करके वो लोग अपने जो हेडक्वार्टर को कहाँ पे बनाते हैं, हुगली के अंदर, ठीक है। हुगली के अंदर जो है बंगाल में किसका हेडक्वार्टर बनता है, डच का हेडक्वार्टर बनता है, ठीक है। और एक फोर्ट का भी जिक्र आता है, फोर्ट गुस्टाउस, ठीक है। ये जो फोर्ट गुस्टाउस है ये चिंसुरा के अंदर ही बनाया जाता है, और किसके द्वारा बनाया जाता है, आपका डच के द्वारा। कई फोर्ट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फोर्ट विलियम किसने बनाया, ठीक है। फोर्ट विलियम में पर्टिकुलरली अगर बात करें, फोर्ट विलियम ऑफ कलकत्ता किसने बनाया, फोर्ट विलियम ऑफ मद्रास किसने बनाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों ही फोर्ट विलियम को अलग अलग कंट्रीज ने बनाया है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि फोर्ट विलियम ऑफ कलकत्ता किसने बनाया था और फोर्ट विलियम ऑफ मद्रास किसने बनाया था, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं फोर्ट विलियम ऑफ, सॉरी, फोर्ट गुस्ताउस की बात कर, जो कि आपका क्या है, तो इसको डच लोगों ने बनाया, ठीक है। और अगर हम देखें तो डच का जो सफर है भारत में वो कैसे खत्म होता है, तो वो खत्म होता है आपका बैटल ऑफ बेदारा से, ठीक है। बैटल ऑफ बेदारा जो है वो 1759 में लड़ा जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा क्या होता है, डच को डिफीट करती है कौन, इंग्लिश करती है। और उसके बाद फिर डच जो है अपना सारा ध्यान किधर शिफ्ट कर लेते हैं, मलय आर्किपेलागो में। मलय आर्किपेलागो क्या हो गया, तो आज का जो मलेशिया हो गया आपका, ठीक है, मलेशिया हो गया, या जो सिंगापुर का एरिया हो गया, इंडोनेशिया का एरिया हो गया, उधर अपना ध्यान सारा केंद्रित कर लेती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम आगे देखें तो कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम, जो मैं एक एक्स्ट्रा टर्म यूज करता हूँ दैट इज प्रीलिम्स एक्स्ट्रा एज देखें, तो वो ये है कि जो डच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको हम लोग डच EIC बोले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये कैसी कंपनी थी, तो ये थी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। क्या थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। और ये पहली ऐसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, ये भी ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट ऐसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। तो ज्वाइंट स्टॉक मतलब क्या हो गया भाई, ज्वाइंट स्टॉक मतलब हो गया कि ये जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों के सहयोग से बनी थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे इस बात को कि जो ईस्ट इंडिया कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज में बनी थी, कुछ पूरी की पूरी गवर्नमेंट थी, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट एजेंसी थी, मतलब वहां की जो किंग थे, जो वहां की सरकार थी, दैट मीन्स उस समय के जो किंग थे उनकी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी, वो पूरी की पूरी फुल्ली प्राइवेट कंपनी थी, मतलब उसके किंग डायरेक्ट उसमें नहीं थे, ऑल्दो उनकी परमिशन से बनी थी, बट उसके जो मालिकाना हक थी वो प्राइवेट पर्सन के पास थी। और उसी तरीके से डच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसी थी, तो वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले फोर्ट विलियम की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एक इसी प्रीलिम्स एक्स्ट्रा एज में इसको ऐड कर लीजिए कि जो आपका फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम ऑफ कोच्चि, ठीक है, फोर्ट विलियम ऑफ एट कोच्चि, ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम एट कोच्चि किसने बनाया था, या कोचीन भी जिसको बोलते हैं, वो डच के द्वारा बनाया गया था। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको हमको कंफ्यूज नहीं होना है, फोर्ट विलियम नाम से कलकत्ता में ही है, कलकत्ता में भी है जिसको कि ब्रिटिश बनाएगी अभी चल आगे, लेकिन फोर्ट विलियम कोच्चि कौन बना रहा है, तो आपको डच बना रहा है। चलिए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और फोर्ट विलियम एट कोच्चि। फोर्ट विलियम कलकत्ता जो है वो ब्रिटिश बना रही है, और फोर्ट विलियम एट कोच्चि कौन बनाएगा, डच बनाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री की, जो कि इंडिया के जो हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, दैट इज ब्रिटेन या इंग्लैंड, जिस भी नाम से आप इसको संबोधित करना चाहें।
ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फर्स्ट इंग्लिश मैन इन इंडिया। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंग्लिश मैन यानी जो इंग्लैंड का जो सिटीजन था जो इंडिया आया था, वो इसको लेके अपने को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। वो कौन था? तो वो थे राल्फ फिंच थे। ठीक है, ध्यान रखना है। वो आपका 1583 में आए थे और वो कौन थे? वो एक ट्रेडर थे। ठीक है, तो यानी कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए थे। ठीक है, और जो है वो आपका उन्होंने जो है वो कुछ ट्रेड वगैरह यहाँ से किया था। इसके बाद जो सेकंड व्यक्ति आते हैं वो कौन आते हैं? तो वो आते हैं जॉन जो आपका मिल्डन हॉल। ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल, ये आपके आते हैं 1599 में। ठीक है, तो ये भी सब है। और ये सब कब आ रहे हैं भाई? तो ये सब आ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले के फेज में। ठीक है, और ये सभी लोग क्या आ रहे हैं? ये सभी लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटी क्यों बोल रहा हूं मैं? इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऑफिशियली जब हम बात करें किसी के आने की, तो हम वो तब बात करते हैं जब वो किसी देश के किंग या जो भी उसका हेड ऑफ द कंट्री है, ठीक है, उसके एम्बेसडर के तौर पर कोई आए तब। ठीक है, तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो उस तरीके से जो सबसे पहले व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से भारत आते हैं उनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो ध्यान रखना इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो है राल्फ फिंच आ रहे हैं, और एज ए एम्बेसडर ऑफ किंग। ठीक है, एज ए एम्बेसडर ऑफ किंग कौन आ रहे हैं भाई? तो एज ए एम्बेसडर ऑफ किंग आ रहे हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन से राजा के एम्बेसडर थे ये भी इंपॉर्टेंट है? तो ये थे जेम्स फर्स्ट के। किसके थे ये? जेम्स फर्स्ट के, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, जेम्स फर्स्ट के ये थे, जेम्स फर्स्ट। और ये भारत कब आते हैं? तो ये भारत आते हैं आपके 1608 में आते हैं। कहाँ आते हैं? तो जहांगीर के कोर्ट में पहुंचते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जिस शिप से आते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उस शिप का नाम था हेक्टर। हेक्टर नाम के शिप पर ये जो है वो आते हैं। ठीक है, और इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है हॉकिंस के बारे में कि इनको टर्किश का नॉलेज था। ठीक है, और इस नॉलेज का फायदा ये होता है कि ये टर्किश भाषा में उस समय के जो किंग थे, ठीक है, जहांगीर, उनसे ये वार्तालाप करते हैं, और इस चलते क्या होता है इनका एक इंडिविजुअल कनेक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, और उसका इनको फायदा भी मिलता है कि आपको पता है कि एक सिस्टम चलता था मुगल टाइम पर। ठीक है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिस्टम चलता था जिसको हम लोग बोलते थे मनसबदारी। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम होता था, ये ऑफिशियल्स का सिस्टम था। तो इसके अंदर क्या होता था? दो चीजें होती थी, एक होता था जात और एक होता था सवार। ठीक है, हम लोग मिडाइवल जब देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी में क्या होता था? रैंक्स होती थी, 100 मनसब, 200 मनसब, 300 मनसब, 400 मनसब। ठीक है, तो ये बेसिकली रैंक लेवल था। जो जितना बड़ा मनसब मतलब उतना बड़ा ऑफिशियल। तो इनको जो मनसब का दिया गया था, जो ऑफिशियल रैंक दिया गया, वो कितने का दिया गया था? 400 मनसब का। ठीक है, और साथ ही साथ इनको एक सैलरी भी दी गई थी। वो कितनी सैलरी थी? वो थी 30,000 जो है पर एनम की सैलरी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको दिया गया, बट टेक्निकली उनको कभी ये सैलरी मिला नहीं, बट उस रैंक वालों को इतना ही सैलरी कि वो हकदार हुआ करते थे। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं तो होता क्या है जब इंग्लिश इंडिया पहुंचती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इनसे पहले पुर्तगीज लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। तो हर जगह पुर्तगीज का क्या है? पहले से ही प्रभाव है। तो जब ब्रिटिश या इंग्लिश लोग भारत पहुंच रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट जो है वो किसके साथ में उनका जो कॉन्फ्लिक्ट या किनसे उनको डायरेक्टली जो है मतलब अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लड़ना है, तो वो था पुर्तगीज। तो पुर्तगीज के साथ में जो है इनका अब यहाँ इंडिया आने के बाद इनका टसल होगा। ठीक है, तो अगर हम देखिए तो सबसे पहले क्या होता है भाई? तो 1612 में इनका पहला टसल होता है, जहाँ पे कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल है कैप्टन बेस्ट, वो पुर्तगीज को जो है आपको डिफीट कर देते हैं। ठीक है, और डिफीट कर देते हैं, तो डिफीट करने से क्या होता है कि जो इंग्लिश का जो पावर है और इन्फ्लुएंस वो मुगल के नजर में और बढ़ता है। और इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि 1613 में जो है सूरत के अंदर जो है ब्रिटिश अपनी पहली फैक्ट्री खोलने में जो है सफल रहती है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो फैक्ट्री खुलती है इसके पहले हेड कौन होते हैं भाई? उनका नाम था थॉमस एल्डवर्थ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, छोटे छोटे फैक्चुअल चीजें हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें बिल्कुल ध्यान बना के रखना है। मैं कोशिश करूंगा वैसे पॉइंट को अलग से पॉइंट आउट करने की, जो या तो हमेशा पूछे जाते हैं या अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, उसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इंग्लिश जो है वो है इंडिया के अंदर जो है वो स्टेब्लिश हो जा रहा है। ठीक है,
अगर आगे देखें तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, फिर नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति भारत आते हैं, और ये भी जो है जेम्स फर्स्ट के ही क्या है, एम्बेसडर है। ठीक है, इनका नाम था सर टॉमस रॉ। ठीक है, इनके टाइम पर क्या होता है भाई, इनके टाइम पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका ये भी जो है जहांगीर की कोर्ट में ही आते हैं, और एक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है किसके बीच, जहांगीर और इंग्लैंड के बीच में। ये परमिशंस को भी जो है हासिल कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अपने साथ जो है एक रॉयल लेटर भी लेके आते हैं, ठीक है, किनके नाम पर, जहांगीर के नाम पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब इस तरीके से स्टैब्लिश हो जा रहा है। कैसे स्टैब्लिश हो जा रहा है, तो अभी हमने देखा कि दो किंग के एम्बेसडर आए हैं, जिनके नेतृत्व में सूरत के अंदर एक ब्रिटिश फैक्ट्री खुल जा रही है। ठीक है, और ये जो फैक्ट्रीज है उसको कौन ऑपरेट करेगी, तो उसको ऑपरेट करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हो रही है, तो एक बार हम लोग देखते हैं कि इसका क्या जो है, किस प्रकार से ये स्टैब्लिश होता है, क्या चीज है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखो तो सबसे पहले तो जो है ये कंपनी जो है वो स्टैब्लिश होती है 31st, ये डेट जो है वो गलत टाइप हो गया है, 31 दिसंबर को जो है ये, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को जो है वो ये कंपनी स्टैब्लिश होती है। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो रही है तो उस टाइम पर मुगल एम्पायर कौन है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ध्यान रखना 1600 का समय है, और इस टाइम पर मुगल एम्पायर कौन है, अकबर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन है यहाँ पर मुगल एम्पायर, अकबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अकबर है। आपको पता होना चाहिए 1605 तक तो अकबर ही रहेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो अकबर के जहांगीर बनेंगे। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो रही है तो उस टाइम पर कौन है, अकबर किंग है। लेकिन जब चाहे वो हॉकिंस हो, ठीक है, विलियम हॉकिंस, या फिर आपके टॉमस रॉ हो, ये सब किसके दरबार में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जहांगीर के दरबार में। तो इसमें कंफ्यूज अपने को नहीं होना है। अक्सर क्वेश्चन में लोग ये गलती कर जाते हैं, इस पे अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो शुरू में जब ये कंपनी बनती है, ठीक है, तो इस कंपनी का नाम क्या था, तो इस कंपनी का जो टेक्निकली नाम है वो नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, और साथ में और एक लाइन इसमें जुड़ा हुआ था, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये इसका टेक्निकली नेम था, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देते हैं। ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक सिंप्लीफाइड नेम है। ठीक है, कोई भी चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो डच हो, जो भी नाम रखती है वो अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर रखती है, तो जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करके एक कॉमन टर्म इस्तेमाल कर देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मूल नाम क्या था, तो उसका ओरिजिनल नेम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि बने। इनिशियली इसको 15 ईयर का मोनोपोली दिया गया ईस्ट इंडीज के क्षेत्र में व्यापार करने का। ठीक है, और इसी मोनोपोली को 1609 में इंडेफिनेटली बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो कि फिर हम लोग आगे देखेंगे इसी मोनोपोली को फिर फर्दर आगे, अगर आप पॉलिटी में पढ़िएगा या हिस्ट्री के अंदर भी हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे कि जब चार्टर एक्ट्स वगैरह आएगा तो इसी मोनोपोली को, ठीक है, ग्रेजुअली जो है वो कम किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो उस टाइम का जो भारत है वो इस प्रकार से कुछ है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या हो रहा है, लोग ट्रेडिंग रूट से पहुंच रहे हैं, इंडियन ओशियन से होकर पहुंच रहे हैं, तो वो कहाँ पहुंचते हैं, भारत के वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो लोग वेस्टर्न स्टेप जो है वेस्टर्न पार्ट में आते हैं और अपनी अपनी क्या करते हैं, लोकल जो फैक्ट्रीज ओपन करते हैं। ठीक है, इन एरिया जहां पर कि वो अपना प्रभाव बनाते हैं, उनको उस टाइम पर एक नया शब्द दिया गया, प्रेसिडेंसी। ठीक है, प्रेसिडेंसी कहा गया इसको। ठीक है, ध्यान रखिए प्रेसिडेंसी जो है वर्ड एक कहा गया, प्रेसिडेंसी वर्ड। तो जो वेस्ट पार्ट में था उसको बोला गया वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। ठीक है, और जो साउथ में था उसको बोला गया सदर्न प्रेसिडेंसी। यहाँ पे बंगाल था तो उसको बोले बंगाल प्रेसिडेंसी। यहाँ पर सदर्न में जो था वो मद्रास था तो उसको मद्रास प्रेसिडेंसी बोल दिए। तो ये जो आपका वेस्टर्न प्रेसिडेंसी वाला जो एरिया था, ठीक है, उसका जो, उसकी बात करें तो शुरुआत में उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, सूरत में। इसलिए आप देखिए कि जो भी कंपनी आ रही है वो कहाँ पर अपना फैक्ट्री खोल रही है, सूरत में, क्योंकि जो वेस्टर्न पार्ट का जो भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सबका सूरत में। वही लेटर ऑन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बॉम्बे के अंदर। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो इस पूरे जर्नी को अगर हम देखें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आपको 1613 में जो है वो सूरत में अपनी फैक्ट्री खोल रही है। 1662 में बॉम्बे को जो है आपका क्या हुआ, एज ए डॉरी मिला, और फिर उसी के बाद 1668 में, आई गेस 1668 में जो है
इसको, इस शहर को जो है रेंट पे दे दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1681 के अंदर जो है वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर यहाँ बना दिया जाता है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, बट ये ध्यान रखिएगा, ये हेडक्वार्टर कहाँ से शिफ्ट होता है? सूरत से शिफ्ट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में एक्सपेंशन की, तो सबसे पहले हमने वेस्ट वाले में देख लिया, अब हम देखते हैं साउथ में, कि साउथ में जो है इसका एक्सटेंशन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो गोलकुंडा के सुल्तान है, ठीक है, उनके द्वारा जो है आपको गोल्डन फरमान इशू किया जाता है। किसको इशू किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। गोल्डन फरमान क्या हो गया? तो एक तरीके से कहिए तो आपका ट्रेड फ्री, सॉरी मतलब जो इनका जो ड्यूटी फ्री जो ट्रेड होता है, ड्यूटी जो लोकल किंग के द्वारा जो एक तरीके का टैक्स लिया जाता था, वो ड्यूटी फ्री एक तरीके से उनको ट्रेड जो है वो दे दिया जाता है। किसके बदले में? तो एक मुश्त, एक उनको एक तरीके से एक मुश्त कहिए तो पैसा उनको पे करना होता था, जो था 500 पेगोडास पर ईयर। पेगोडा जो थी वहां की कोई लोकल करेंसी थी, ठीक है। तो 500 पेगोडास के बदले में उनको गोल्डन फरमान दे दिया गया। किसके द्वारा? गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। आगे चल के जो साउथ में अगर उनका एक्सटेंशन देखें, तो मद्रास में जो है वो फोर्ट सेंट जॉर्ज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या बना रहे हैं वो? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? तो आपका जो है आपका ये है मद्रास के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो वो बना रहे हैं, मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज जो वो बना पा रहे हैं, वो किससे परमिशन ले रहे हैं? वो ले रहे हैं चंद्रगिरी के जो रूलर हैं, उनसे परमिशन लेकर के तब वो वहां पर मतलब कि अपना जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेस्ट में और साउथ में ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन को देख लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ईस्ट में, ठीक है। ब्रिटिश पर हम लोग इतना डिटेल में फोकस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ब्रिटिश ही जो थी वो आपको पता है अल्टीमेटली सुपीरियर यूरोपियन पावर बन के उभरती है, ठीक है। इस कारण से हम इसका एक्सपेंशन को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं ईस्ट की, बंगाल की बात करते हैं, ठीक है। तो बंगाल उस टाइम पर क्या था? सबसे बड़ा और सबसे रिच प्रोविंस था, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनको ट्रेड प्रिविलेज है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो यहाँ पर जो भी इसको ट्रेड प्रिविलेजेस है वो दिया जा रहा है शाह सुजा के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। शाह सुजा कौन है भाई? तो शाह सुजा जो थे वो सूबेदार है, कहाँ के? बंगाल के सूबेदार है। और वो उनको क्या प्रिविलेज दिए? तो उन्होंने बोला कि 3,000 रुपये एनुअली दीजिए और यहाँ पर जितना ट्रेड है वो कीजिए, कोई ट्रीटी, ऑल ड्यूटीज के बदले सिर्फ एक पेमेंट कीजिए 3,000 एनुअली, और जो है आपको सारा का सारा ट्रेड प्रिविलेज मिलेगा। इसका क्या आगे चल के ये लोग जम के मिसयूज करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब बात बंगाल की आ रही है, ठीक है, तो बंगाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जो आगे चल के उसका कैपिटल भी बनेगा, कैलकाटा। बट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कैलकाटा कहाँ से पिक्चर में आता है। तो कैलकाटा का जो आज का जो शहर है, या उस टाइम पर जो इस शहर का एस्टेब्लिशमेंट था, वो किस प्रकार से किया गया उसको देखते हैं। सबसे पहले 3 छोटे छोटे विलेजेस थे, एक का नाम था सूतानती, एक का नाम था गोविंदपुर, और एक का नाम था कालिकाता। ये 3 जो विलेजेस थे, ठीक है, इसकी जमींदारी को खरीदा गया, ठीक है, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इन तीनों विलेजेस से ही किस एक शहर की स्थापना करी गई? कलकत्ता शहर की, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये कौन से शहर में किया गया, कौन से साल में किया गया? तो 1698 में इस शहर की स्थापना की जाती है। और इसी शहर के अंदर जो है वो अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, जिसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली क्या था? तो ये जो था वो ब्रिटिश सीट था, किस चीज का? तो वहां का जो भी मतलब कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो भी सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल थे, उनका यहाँ पर तरीके से, तो ये उनका हेडक्वार्टर के जैसा था, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो फोर्ट विलियम जो बना, इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस फोर्ट विलियम के, वो कौन थे? सर चार्ल्स आयर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सर चार्ल्स आयर, ठीक है। और ये जो कोलकाता शहर है वो 3 विलेजेस के जमीन से मिलकर बनाया गया। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये सब फर्स्ट प्रेसिडेंट वगैरह वाला फैक्ट नॉर्मली आपको देखने को बहुत कम मिलता है, इसलिए ध्यान रखें। अगर ब्रिटिश पावर की एक्सपेंशन की बात करें इंडिया के अंदर, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्रुख सियार का 1717 का एक फरमान, ठीक है। जब बात फर्रुख सियार की हो तो आप ध्यान रखिए, एक बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है कि ये एकमात्र या पहले मुगल एम्परर थे जिनका कोरोनेशन जो था, ठीक है, कोरोनेशन जो था वो पटना में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, फर्रुख सियार का, ठीक है। और ये जो इन्होंने फरमान दिया था, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी बोला जाता है, क्योंकि इसी ने जो है इकोनॉमिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत स्ट्रांग बना दिया। और वो स्ट्रांग
जो उनको स्ट्रेंथ जो इस फरमान के तहत मिला, उसी स्ट्रेंथ का फायदा इन्होंने आगे चल करके उठाया जब वो यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, तो बेसिकली उनको जो था एक तरीके से एक परमिट इशू किया गया, इस फरमान के तहत क्या था, एक परमिट इशू किया जिसको दस्तक बोला गया। और इस दस्तक के तहत क्या था, कोई भी ड्यूटी उनको देने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या था इस फरमान का, कि कंपनी जो थी वो अपने जो है कॉइन्स भी बना सकती थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कॉइन्स भी अपने बना सकती थी, और इस कॉइन को जो था वो पूरे मुगल एम्पायर के अंदर जो था, ठीक है ना, मुगल एम्पायर के अंदर जो था वो करेंसी के जैसा मान्यता था। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज हो गया। और अगर देखें तो इस फरमान के तहत क्या था कि 3,000 पर एनम दे करके बंगाल में सारे ट्रेड प्रिविलेज मिल गए, और 10,000 जो है पर एनम दे करके सूरत में सारे ट्रेड प्रिविलेज मिल गए। ये ध्यान रखिएगा, बंगाल वाला डेटा सबको याद रहता है, सूरत वाला डेटा नॉर्मली किसी को ध्यान में नहीं रहता, इसको ध्यान रखना है आपने। चलिए, तो इसके बाद यानी कि ब्रिटिश के बाद जो अगली कंट्री भारत में आती है वो है आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और अगर हम इसके जर्नी की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले 1664 में, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो एस्टेब्लिश होती है, उस टाइम पर किंग कौन थे, तो लुई 14 किंग थे। ठीक है, लुई 14 के एक मिनिस्टर थे, कौन थे भाई मिनिस्टर, उनका नाम था कॉलबर्ट। ठीक है, उनके ही प्रयासों से जो है आपका ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है। और उसके बाद क्या होता है, 1664 में जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, और 1667 में फ्रांसिस कैरॉन के नेतृत्व में जो है पहला जो है मतलब कि जो फ्रेंच कॉन्टिजेंट बोल लीजिए या फ्रेंच एक्सपीडिशन जो है वो भारत पहुंचता है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर फर्स्ट फैक्ट्री की बात हो और शहर का नाम सूरत है तो दो देशों का जिक्र होता है, किसका किसका, एक तो ब्रिटेन का और साथ में फ्रांस का। ब्रिटेन अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पे कब खोलेगी, 1613 में, और फ्रांस कब खुल रहा है, 1668 में। शहर एक है बट दो कंट्रीज है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो भारत में जितनी भी ब्रिटिश जो यूरोपियन पावर्स आती है उसमें जो आपस में टसल होते हैं, ठीक है, तो जो सबसे फियर्स टसल बोलिए वो दो कंट्रीज के बीच में होता है। और वो दो कंट्रीज कौन कौन सी थी, तो एक तो था ब्रिटेन और दूसरा है फ्रांस। इसके बीच में सबसे अधिक फियर्स टसल होता है। और इसका ओरिजिन में अगर हम जाएं तो बेसिकली ये दो कंट्रीज यूरोप के अंदर भी आपस में लड़ रही है, यूरोप में भी लड़ रही है, और वही जो लड़ाई जो यूरोप में चल रही है वो इंडिया में भी जो है मतलब कि एक्सटेंड होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, हम लोग तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कर्नेटिक वॉर देखते हैं। ठीक है, देखिए इस नाम के साथ भी एक जो है इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये ध्यान रखना है कि कर्नेटिक वॉर जो है, ये जो शब्द है ये कर्नाटक नहीं है। ठीक है, जो कर्नाटक आज का एक राज्य है भारत का, ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। कर्नाटिक बेसिकली क्या है, तो कर्नाटिक जो है आपका एक रीजन है। ठीक है, ये आज का कर्नाटक स्टेट नहीं है। और ये रीजन कहाँ है, तो ये रीजन जो है आपका, अगर मैं इंडियन मैप पे देखा हूं तो इस प्रकार, ये मान लीजिए भारत का रीजन हो गया, तो ये जो ये वाला रीजन था, ईस्टर्न घाट का जो रीजन है, यहाँ पर कर्नाटिक रीजन हुआ करता था। जिसकी कैपिटल कहाँ थी, जिसकी कैपिटल थी अर्कोट में। ठीक है, ये सब आप जो है साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, ये छोटी छोटी चीजें जो बिल्कुल आपके कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करती चली जाएगी। ठीक है, और इंडिया में जो भी फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई है वो क्या है, वो बेसिकली यूरोपियन राइवलरी का ही एक्सपेंशन है भारत के अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब से कब तक हो रहा है, तो आपका 1740 से लेके 17 तक होता है। ठीक है, और 1748 में क्या होता है, ये लड़ाई समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त हो जाती है, तो एक ट्रीटी होता है, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है इसका प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ऐसे एल भी बहुत लोग पढ़ते हैं इसको, बट आइला शपील की एक ट्रीटी होती है जो यूरोप में होती है। ठीक है, और जैसे यूरोप में वो ट्रीटी हो जाती है तो ये लोग वर्ल्ड में जहां जहां भी लड़ रहे होते हैं अलग अलग जगहों पर, जिसमें कि भारत भी एक पॉइंट था, उन सब जगहों पर युद्ध ऑटोमेटिकली वॉर रुक जाता है। तो ये चीज था। इसके रिजल्ट इंडिया में अगर देखें तो क्या होगा, इंडिया में जो है जो मद्रास का जो रीजन जो पहले ब्रिटिश कंट्रोल में था और इस युद्ध के दौरान फ्रेंच के पास चला जाता है, तो इस ट्रीटी के बाद वापस से जो मद्रास को वापस फ्रेंच जो है ब्रिटिश को दे दिया जाता है। तो ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है। बस इतना ही है, कुछ बहुत डिटेल में बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है। आगे बात करें सेकंड कर्नेटिक वॉर की, तो सेकंड कर्नेटिक वॉर बिगिन होता है आपका 1749 से लेके 17 तक। ठीक है, और अगर इसमें बात करें
तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इसमें फ्रेंच साइड से कौन लीडर है, ब्रिटिश साइड से कौन लीडर है। तो अगर फ्रेंच साइड से बात करें, ठीक है, तो फ्रेंच साइड में कौन कौन लोग हैं, तो फ्रेंच साइड में आपको देखिएगा तो हैदराबाद है, चंदा साहिब है, ठीक है, चंदा साहिब जो थे वो वन ऑफ द कंटेंडर थे, किसके लिए भाई, तो ये कंटेंडर थे आपके आरकोट के नवाब बनने के, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और साथ में कौन थे, तो ये डुप्ले, डुप्ले कौन है, तो ये फ्रेंच साइड से लीडर है, ठीक है, डुप्ले बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अगर आप फ्रेंच के एक्सपेडिशन को इंडिया के अंदर देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ब्रिटिश साइड की, तो ब्रिटिश साइड से कौन कौन है भाई, तो ब्रिटिश साइड से आपके जो है ब्रिटिश साइड से आपके ब्रिटिश है, और साथ में आपके अनवारुद्दीन है। अनवारुद्दीन कौन है, तो अनवारुद्दीन जो है वो ये भी जो है एक कंटेंडर है, किस चीज के लिए, आरकोट के लिए, ठीक है, ये भी कंटेंडर किसके लिए, आरकोट के लिए कंटेंडर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। और इसमें एक युद्ध होता है दोनों के बीच में, ठीक है, और युद्ध के बीच में इस युद्ध के अंत में क्या होता है, तो इस युद्ध के रिजल्ट के तौर पर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हो जाती है। और इसी युद्ध के दौरान सेकंड कर्नेटिक वॉर के दौरान एक बैटल है जिसपे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो बैटल ऑफ आम्बू, जो कि 1749 में लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है अनवारुद्दीन जो है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, अनवारुद्दीन जो है वो मारा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अनवारुद्दीन कौन थे, तो अनवारुद्दीन जो है वो, ये जो कि कर्नाटिक वॉर है, तो कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा, ठीक है, इसके लिए बेसिकली ये जंग थी, जिसमें कि दोनों ही कंट्रीज जो है वो अपने अपने कंटेंडर के साथ, अपने अपने कंटेस्टेंट के साथ में लड़ रहे हैं। तो एक तरफ से चंदा साहब है और एक तरफ से अनवरुद्दीन है। अनवरुद्दीन जो है इस युद्ध के दौरान ही, एक छोटा सा बैटल है, इसका इसी बड़े युद्ध का छोटा पार्ट है, बैटल ऑफ आम्बूर, उसमें उसकी हत्या हो जाती है लड़ते लड़ते, ये ध्यान रखना है। बस ये छोटे छोटे फैक्ट्स है जिस पर मोस्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है आपका थर्ड कर्नेटिक वॉर, क्या है भाई, तो ये आपका 1756 से लेकर के आपका 1763 तक चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें हर युद्ध में मेनली यही पूछा जाता है कि ब्रिटिश साइड से कौन है, फ्रेंच साइड से कौन है, तो ब्रिटिश साइड से इसमें आयरकूट थे, और फ्रेंच साइड से इसमें काउंट डी लेली थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग। और इस युद्ध के दौरान ही एक बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफी पूछा भी जाता है, बैटल ऑफ बैंडीवॉस, जो कि 1760 में लड़ा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें इस युद्ध में पूरे में क्या होता है, फाइनली जो है ब्रिटिश जो है वो डिसाइसिवली विन कर जाती है, और फ्रेंच पावर भारत में क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है, और लास्टली क्या बनता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग। यानी कि बैंडीवॉस का जो युद्ध था वो डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट होता है, जिससे पता चल जाता है कि अब फ्रेंच जो है वो ब्रिटिश के सामने एक कमजोर मतलब की पावर है। तो ये हो गया, यानी कि इस तरीके से फ्रेंच भी जो है भारत से एक तरीके से कहिए तो अपना बोरिया बिस्तर समेटने की स्थिति में आ जाती है। अगली जो ब्रिटिश कंपनी भारत आती है उसका नाम है डेनिस, ठीक है। डेनिस का सफर बहुत छोटा ही रहता है, बहुत बड़ा नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उस पर हम लोग ध्यान देंगे सिर्फ। तो सबसे पहले तो जो इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो स्टैब्लिश होती है 1616 में, ठीक है। इनका जो पहला फैक्ट्री है वो कहाँ ओपन होगा, 1620 में, ट्रैंक्यूबार में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें बंगाल में जो है डेनिस कहाँ पर है, तो ये श्री रामपुर या श्री रामपुर बोलिए, वहां पे ये अपनी फैक्ट्री को ओपन करती है, ठीक है। क्वेश्चन अक्सर ऐसे भी पूछता है कि जैसे चिंसुरा में किसकी फैक्ट्री है, या सतगांव चटगांव में किसकी फैक्ट्री है, श्री रामपुर में किसकी फैक्ट्री है, इसलिए मैंने सबको अलग अलग करके बता दिया, ठीक है। ये बहुत ही माइनर पावर है, ठीक है, माइनर यूरोपियन पावर थी। पोस्टल ट्रेड में इसका जो है ज्यादा मतलब कि इसका जो है मतलब कि वो था, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रीलिम्स एक्स्ट्रा एज की, यानी कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम यहाँ से बात करें, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं एक शहर है, इसका जिक्र बहुत जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ में अक्सर लिया जाता है, और वो शहर है पौंडी, जिसको आज हम लोग पुडुचेरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस शहर पर अलग अलग देशों का अलग अलग टाइम पर कंट्रोल रहा है, तो उस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि किस किस कंट्री का ऑर्डर क्या रहा है। तो सबसे पहले इस शहर पर कंट्रोल हुआ पुर्तगीज का, देन आफ्टर फिर इस शहर पर कंट्रोल हुआ डच का, और देन आफ्टर फिर इस पर कंट्रोल हुआ इंग्लिश का, और फाइनली इस पर कंट्रोल किसका हुआ, फ्रेंच का, ठीक है। और इनका जो कंट्रोल रहा वो सबसे लंबा रहा, और आज भी अगर आप पुडुचेरी या पौंडीचेरी के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको फ्रेंच ट्रेडिशन, फ्रेंच कल्चर और फ्रेंच भाषा ये सब वहां आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेनिस का एक सफर है छोटा सा। अगर हम लोग आगे बढ़े तो वही पुडुचेरी पर जो टाउन जो मैंने अभी बताया आपका
ऑर्डर क्या रहा, ठीक है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है, तो ये चीज हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि इतने सारे पढ़ाई का इतना जो भी हमने इस पूरे लेक्चर में देखा, उस सबका सार यही है कि फाइनली ब्रिटिश जो थे वो सक्सेसफुल साबित हुए। सारी ब्रिटिश जो भी पावर्स थी वो अलग अलग तरीकों से कहीं ना कहीं ब्रिटिश के सामने कमजोर साबित हुई या अलग अलग युद्ध में उनसे हारती रही। तो फाइनली आखिर वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सक्सेसफुल बनाया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, इस पर भी पूछा जाए, तो एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि उनका जो नेवी था वो सबसे स्ट्रांग था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर क्या था, फिर मैंने बताया था आपको, चूंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो क्या थी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। तो आपको पता है कि प्राइवेट बॉडीज में क्या होता है, कि प्राइवेट बॉडीज होने का एक दो फायदा जो है वो ये है कि प्राइवेट बॉडीज में हर चीज के लिए आपको डिफरेंट लेवल से अप्रूवल नहीं लेना होता है। क्विक डिसीजन, फास्ट जो है मतलब कि डिसीजन मेकिंग होता है। तो उसके थ्रू क्या था, कंपनी की फाइनेंसिंग हमेशा बहुत अच्छी रही। जब किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी कंपनी का फाइनेंसिंग बहुत अच्छा होता है तो कंपनी ऑटोमेटिकली फ्लरिश करती है। और ऐसा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ। साथ ही साथ क्या हुआ, ब्रिटिश ने डिप्लोमेसी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। इसके पास बहुत अच्छे अच्छे डिप्लोमेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल जब हॉकिंस आते तो वो टर्किश लैंग्वेज में जहांगीर से बात करते हैं, तो वहां एक अपनापन डेवलप होता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, उनको बहुत सारे ट्रेड परमिशन बहुत इजीली मिल जाते हैं। फिर क्या था, फिर कंपनी का स्ट्रक्चर, कंपनी में क्या थे, प्रॉपर हायरार्की मेंटेन किया जाता था। जो एबल, जो भी लीडरशिप मिला वो हमेशा ही एबल लोगों को मिला, ठीक है, जिन्होंने की प्रूफ करके दिखाया अपने को, ठीक है। और जो भी लोग छोटे ऑफिशियल्स जो अच्छा परफॉर्म करते थे उनको फिर आगे चल के बड़ा ऑफिशियल्स बनाया गया। अक्सर आप आगे के मतलब आगे आने वाली क्लासेस में देखिएगा, आगे आने वाले लेक्चर्स में देखिएगा कि कोई छोटा मिलिट्री लीडर है, वो आगे चल के क्या बन जा रहा है, पूरा भारत का गवर्नर जनरल। क्यों बन जा रहा है, क्योंकि जब वो मिलिट्री लीडर था उसने वहां बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। और फिर बाकी इनके वीक राइवल्स, कोई भी राइवल्स इनके सामने बहुत मजबूत सिद्ध नहीं हो पाए, ठीक है। इनकी जो इनकी नेवल सुपीरियोरिटी, इनका आर्म्स एम्यूनिशन सब इतना इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, इनको कैपेबल लीडर्स मिले, इन सब की चीज के चलते इनके जो भी राइवल्स थे इनके सामने विकसित हुए। तो इस तरीके से ब्रिटिश जो है वो भारत में फाइनल पावर सिद्ध हुई। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपके कोई सुझाव या कोई सजेशंस हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।